हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप सब हमारे क्लास में जुड़े हैं। तो आप सब प्रिपेयर कर रहे हैं या तो एमएससी एंट्रेंस के लिए, या तो आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, या तो लेक्चरर के लिए, टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी एमपीपीएससी, मोस्टली करके सीयूईटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए, या आप लाइफ साइंस के लिए हैं, या किसी भी स्ट्रीम से जहाँ पे आपका एंट्रेंस में बॉटनी पूछा जाता है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। यहाँ पे हम फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं जो कि यूट्यूब पे भी जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं फिर भी आपको यहाँ पे 10 लेक्चर देखने को मिलेगा, और उसके आगे का लेक्चर हमारे पेड कोर्स में कंटिन्यू होगा। तो आपको पेड कोर्स के बारे में पता है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। अभी 3000 उसका फ़ी है। तो देखो क्या है कि एकदम हम बेसिक में बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स में। ये लेक्चर नंबर 1 है तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो जाएगा। तो पहले मैं आपको आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। नाम तो पता ही है आपको, मेरा विशाल पटेल नाम है, और मेरा एमएससी हुआ है बीएचयू से, एमएससी इन बॉटनी फ्रॉम द बीएचयू। 2020 से 22 वाले बैच में हम लोगों ने एमएससी किया, मतलब आपके सर ने, विशाल पटेल जी ने, आपको पता ही है। तो हमारा देखो क्या हुआ था, उस समय हम 3rd सेमेस्टर में थे। तो 3rd सेम के अंदर ही हमारा नेट जेआरएफ और क्या हुआ है, गेट हुआ है। फिर मैं एमएससी में जाने से पहले ही मैं टीचिंग करता हूँ। फिर अभी जैसे ये हमारा दूसरा बैच है, इसके पहले भी एक बैच था जहाँ पे आपको बता दे तो लगभग 350 स्टूडेंट ने इनरोल किया था हमारे कोर्स में, और बहुत लोग क्या हुए, सिलेक्ट हुए हमारे कोर्स से। तो ये कोर्स हम कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत बेसिक से देखो पढ़ाएंगे। मुझे नहीं पता कि आप सबको कितना आता है कितना नहीं आता है, लेकिन बिलीव मी, आप अगर ये पूरे इस साल तक 2024 के लास्ट में कोर्स कंप्लीट होगा, डेली एक एक लेक्चर जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक एक लेक्चर देखना है, नोट बनाना है, चीज़ों को करना है। तो आराम से आपको कुछ आता जाता रहे या ना, पहले से तो आता रहेगा, लेकिन ये कोर्स आप कंप्लीट करते हो बढ़िया तरीके से तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर नंबर 1 में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस पीपीटी में कुछ देख के आपको मैं बताऊं, ये एल्गी, आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपको एक एल्गी दिख रहा है। आप इस एल्गी का नाम गेस कर सकते हैं? सोचिए सोचिए, इस एल्गी का क्या नाम है? इस एल्गी का नाम है वालवाक्स। तो सबसे पहले आपका परिचय हमने अपने आप से कराया, फिर दूसरा परिचय किससे कराया, इस एल्गी से जिसका नाम है वालवाक्स। तो वालवाक्स से एल्गी है, एल्गी के बारे में आपको पता हो, एल्गी ऑटोट्रॉफिक, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखो हमारे धरती पे जो सारे ऑक्सीजन है उसका मुख्य स्रोत क्या है, वो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो हम एल्गी के बारे में भी डिटेल में देखेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, सीधी सीधी आपको, जैसे ये कोर्स अगर आप परस्यू कर रहे हैं एमएससी बॉटनी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्या करना है आपको। देखो इसके पहले हमने ना एक वीडियो अपने यूट्यूब पे डाला हुआ है। कौन सा वीडियो है? जहाँ पे हमने आपको शेड्यूल के बारे में बताया हुआ है ना, कि हम लेक्चर में क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो सब वो शेड्यूल तो आप देख लेना, लेकिन सबसे पहले आप करो क्या, सबसे बड़ा देखो, आधी जंग जो आप तैयारी का है, आधी जंग तो तभी जीत जाते हो जब आप एनालाइज करते हो सिलेबस को। कैसे, क्या मतलब है एनालिसिस ऑफ द सिलेबस का? तो देखो ना, आपका जो बॉटनी है, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करने के लिए अभी ठाने हो, जो जा रहे हो या आप रिपीट कर रहे हो, तो देखो बॉटनी में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे हमें क्या क्या पढ़ना होता है, हम शुरू करते हैं लोअर बॉटनी से ना, लिख लेना ये सब। लोअर बॉटनी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, लोअर बॉटनी में जैसे हम शुरू करते हैं किससे, एल्गी से शुरू करते हैं। किससे? एल्गी पढ़ते हैं, एल्गी के ऑल अबाउट। फिर हम पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। फिर क्या पढ़ते हैं जी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। फिर क्या पढ़ते हैं, ब्रायो के बारे में। फिर क्या पढ़ते हैं, टेरिडो के बारे में। फिर जिम्नो के बारे में, प्लांट मार्फोलॉजी, ऐसे। तो ऐसे ना आप एनालिसिस कर लो पूरे सिलेबस का, कि आखिर आपको इस 6 महीने के अंदर, मतलब हाँ जून से ही, मतलब एक्चुअल कोर्स हमारा 11 जून से शुरू होगा, ठीक है। उसके पहले आप एडमिशन ले लोगे तो आपको बढ़िया रहेगा। तो इस 6 महीने में हम पूरा बॉटनी, देखो जो भी पढ़ाएंगे आपका बीएससी में से बहुत सारा मैच करेगा, ठीक है। कहाँ से मैच करेगा? बीएससी के सिलेबस से मैच करेगा। तो वो सिलेबस से भी आप मैच करना, लेकिन सिलेबस एनालिसिस कर लो कि आपका क्या क्या पढ़ना है। मैं अगर एक बार आपको बता दूं ऐसे ही, तो आपको पढ़ना है एल्गी, फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म।
प्लांट मार्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट टेक्सोनॉमी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, पूरा प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, इवोल्यूशन भी थोड़ा पढ़ा देंगे, और टेक्निक ओक्निक है, ये सारा चीज़ें। तो जो भी मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा एक आध दो छूट गया, अरे कोई दिक्कत नहीं है, यही सारा पढ़ना है। तो आप पहला करो काम, आप ना जो है ना, हम एक पीडीएफ दे देंगे। वैसे सीयूईटी का सिलेबस तो 12-13 टॉपिक दे के रखा है, लेकिन मैं ना पीडीएफ भेज दूंगा जो हमारे कोर्स में ज्वाइन है वहाँ पे। तो उसका आप क्या करा लेना, आप प्रिंट निकलवा लेना, या आप उसको लिख लेना, देख लेना कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। और एक बात मेरा एकदम नोट कर लो, क्या नोट कर लो, कि कभी ना घबराना नहीं है किस चीज़ को लेके, कि जो ये लोअर बॉटनी में जो जीनस है, तो जीनस को लेके आप बिल्कुल घबराओ ना। क्यों ना घबराओ, क्योंकि एल्गी पढ़ोगे, फंजाई पढ़ोगे, ब्रायो टेरिडो पढ़ोगे, तो वहाँ पे दुनिया भर के जीनस है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जीनस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस बेसिक चीज़ें पूछता है। तो वो बेसिक चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, सारा चीज़ें। अब देखो ना, जैसे सिलेबस को एनालिसिस कर लिया, तो आपको नोट डाउन करना है टॉपिक को नोट डाउन करना है। मतलब एल्गी के अंदर क्या क्या, जैसे लिखना है, एल्गी के अंदर क्या क्या है, ब्रायो के अंदर क्या क्या है, टेरिडो के अंदर क्या क्या है, देख लेना। आपको देखो प्लान बनाना है। प्लान का मतलब होता है स्ट्रेटेजी। विशाल सर आपको स्ट्रेटेजी बता देंगे, अपनी तरफ से बता ही रहे हैं, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी हो सकता है कि सारे लोगों पे ना काम करे, बहुत कम ही लोग होंगे जो लोग मतलब देखो ना, दूसरे का प्लान फॉलो करके, दूसरी की स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप ना ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे। आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, आपको जैसे टाइम मिलता है, देखो अगर क्रैक करना है एग्जाम, सारे लोग तैयारी करते हैं, तो आपको अपना एक अलग से प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है। लेकिन सबसे बड़ा प्लान तो यही रहेगा, देखो कोर्स शुरू होगा, संडे को छोड़ के डेली आपको एक लेक्चर मिलेगा। आप कुछ करो या ना करो, आप डेली एक लेक्चर पढ़ो। डेली ना नोट पूरा मत करो, शॉर्ट नोट बनाओ, जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि ये जरूरी चीज़ है, तो हम एकदम धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको बताते चलेंगे कि हाँ भाई ये पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, तो आप उसको नोट करो। और देखो ना, आपको हमेशा, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप हमेशा, जिंदगी हो या पढ़ाई लिखाई हो या कुछ भी हो, आपको धीरे धीरे चलना चाहिए, सफर का लुत्फ उठाते हुए। तो ये बॉटनी की तैयारी, या यूं कहे तो सीयूईटी का, या असिस्टेंट प्रोफेसर का, या ये जो सीखने की तैयारी है, सीखने की ये जो जर्नी है आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। तो धीरे धीरे चलो। धीरे धीरे चलने का क्या मतलब है मेरा, धीरे धीरे, जैसे मैं देखो एल्गी पढ़ा रहा हूं ना, तो आप कभी ना अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करो। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि ओवर एस्टिमेट मत करना, कि जैसे हम एल्गी पढ़ा रहे तो अरे यार हमने तो एल्गी पढ़ा हुआ है, चलो सर से आगे आगे चलते हैं। तो ऐसा मत करना, पढ़ना। लेकिन जो डेली, जैसे मान लो अगर हम एल्गी आपको पढ़ा रहे हैं, थैलस ऑर्गेनाइजेशन आपको आता है, तो फिर भी हम एक बार पीपीटी स्क्रॉल करके देख जरूर लेना, ठीक है। अपने आप को ओवर एस्टिमेट मत करना कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि आज जो आपको आता है अगर उसे रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवाइज इफेक्टिवली। ये नहीं कि मतलब आप दुनिया भर का एकदम पन्ना भरना आए हो, सिंह पांडे जैन किताब ले लिए हो और पढ़ रहे हो, और आपको लग रहा है कि हमारा तो बहुत तैयारी हो रहा है। आपको उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। आप कहोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या ज़रूरी है, तो यूट्यूब पे हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपके एग्जाम में लास्ट ईयर से सीयूईटी में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। जैसे 2023 तक तो है ही, 24 का भी मैं बना दूंगा, और वो पीडीएफ आपको अपडेट कर दूंगा आपके कोर्स के ग्रुप में, ठीक है। तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्या हुआ सर, आप पढ़ा नहीं रहे, ये सब बता रहे हैं। अरे पढ़ाने के लिए देखो, पढ़ाऊंगा जरूर, ठीक है, पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन अभी आपको प्लान तो समझा दूं। आपको आता है ना, और सारे यहाँ पे बच्चे हैं ना अभी जो, जिनको नहीं पता है सारा चीज़, तो उनको मैं बता रहा हूँ ताकि वो भी चले सही से। तो आपको रिवाइज करना इफेक्टिवली, मतलब कि एक दिन का एक लेक्चर खत्म हुआ तो उसको डेली बेसिस पे सुबह या शाम में टाइम मिले तो उसको रिवाइज कर लो। फिर एक चैप्टर खत्म होगा तो मॉक टेस्ट देंगे, और चैप्टर बाई चैप्टर तैयार करते चलो। कोई चीज़ देखो टफ नहीं है, आप डेली पढ़ोगे हमसे। हम कहते हैं जितना हम पढ़ा रहे हैं अगर उतना भी आप करोगे ना, उतना का मतलब पढ़ा रहे हैं 50-60% कर लोगे, काफ़ी रहेगा। अब देखो नोट्स का है, लोग हमसे पूछेंगे सर आप पीपीटी देंगे, नोट्स देंगे। हाँ बिल्कुल, हम पीपीटी देंगे, नोट्स भी देंगे, आप उसको प्रिंट करवा सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिंट कराने के पीछे ना भागें।
आपके पास इनफ टाइम है अभी, आपको हम डेली पढ़ाएंगे, डेली थोड़ा थोड़ा नोट करो। हम पीपीटी बनाने में 2-3 घंटे लगाते हैं, आप आधे घंटे, थोड़ा मतलब मैं कहता हूँ आधे घंटे का लेक्चर है तो आप देखोगे 1.5 घंटा लग जाएगा नोट वोट बना के, लेकिन पढ़ लोगे ना जिंदगी भर काम देगा। समझ रहे हो बात को? तो आपको शॉर्ट नोट बनाना है डेली बेसिस पे, ठीक है, रिवाइज करना है डेली बेसिस पे। और हम देखो लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो डेली आपको देंगे डीपीपी, और डीपीपी में होंगे 25 से 30 क्वेश्चन। मतलब अगर हमने एल्गी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया हुआ है, एल्गी के थैलास ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको डीपीपी दे रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, जिससे कि जिससे कि क्या होगा, आप वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम आपको मॉक टेस्ट देंगे करने के लिए। मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका, नो निगेटिव मार्किंग। आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। आप अपने जो चीजें पढ़ाया गया वहां से रिवाइज करके आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट दोगे। तो चलो आओ थोड़ा कुछ समझ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें। फाउंडेशन क्लास का ये पहला दिन है, तो वैसे मुझे पता है कि आप सबको बहुत चीजें आती हैं, आती है ना? अरे यार थोड़ा मुस्कुराओ, क्लास में जुड़े हो तो थोड़ा सा मुस्कुराओ। और देखो कोई चीज ना खुशी मन से सीखोगे ना तो वो दिमाग में अपना घर बना के रहेगा, बोर मत समझोगे। मतलब अगर देखो ना, ये चीज आप जो पढ़ रहे हो, बॉटनी पढ़ रहे हो या कोई भी मैं कहता हूँ सिलेबस अगर आप पढ़ रहे हो, बोरियत मन से मुंह बना के नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा मेहनत कर लोगे। आज का दिन है 15 मई 2024। अगर मैं सही कर रहा हूँ, इससे आप प्यार कर लो, क्या मोहब्बत, हाँ ठीक है, मोहब्बत कर लो बॉटनी से। तो मैं कहता हूँ ये 2024 है ना, सीयूईटी वालों आप सभी को कर रहा हूँ, 2024 में ऐसे कर रहे हो, 25 में आपका होगा एडमिशन, ठीक है, 27 तक आपके पास होगा जेआरएफ। पीएचडी करना है तो पीएचडी कर सकते हो, नहीं तो टीचिंग लाइन में जा सकते हो, नहीं तो आपके पास मैं कहता हूँ देखो नॉलेज है, स्किल है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो इस इकोसिस्टम, इस अर्थ में, इस सोसाइटी में, अगर आपके पास नॉलेज है। सर क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समझ नहीं है। अरे भाई जैसे मैं ही था, बीएचयू से एमएससी किया ना, मेरे पास डिग्री था ना, मेरे पास जेआरएफ था, मैं पीएचडी नहीं किया, मैं इधर उधर नहीं गया, मेरे पास स्किल था, आपको आज आके पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हो। सर पढ़ाना तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। अरे आसान नहीं है, देखो करोगे ना तब समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ चीज़ है, लेकिन वही आप स्किल सीख लेते हो। ये पीपीटी उपीटी मेकिंग वोकिंग देख रहे हो ना इतना बढ़िया से, अब मतलब हमेशा इम्प्रूवमेंट होता है। तो चलो आओ थोड़ा देख लेते हैं यार बॉटनी के बारे में। रेडी हो आप सब? हाँ हाँ, बातें ही होंगी क्लास में, पढ़ाऊंगा भी साथ साथ, लेकिन आपसे बातें भी होंगी, बातें भी होंगी। कोई भी देखो, मेरा नंबर तो आप सभी के पास है ना, ग्रुप भी है, कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। और अरे ये मेरा जिम्मेदारी है ना, अगर मैं आप सभी ने हमको अपना टीचर माना है तो मेरी जिम्मेदारी है आप सबको पढ़ाना, आप सबको समझाना। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आता है, क्या कॉल करने के लिए नंबर है ना, एक बार मैसेज करके आप मैसेज करके बोल देना कि सर बात करनी है, फिर आप कॉल भी कर सकते हो, आपको हम बोल देंगे। तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे लिखा है व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है आखिरकार। जैसे ये बॉटनी से थोड़ा हटके है, जीवन क्या है, और यहाँ पे आप देख रहे हो एक सॉल है, आत्मा है। तो जीवन देखो ना, जीवन को हम कैसे डिफाइन करते हैं बायोलॉजी के टर्म में, द इंटरचेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वही जीवन है। मतलब जीवन को कौन बनाता है, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, हम कहते हैं ना प्रोटोप्लाज्म। आपको क्या प्रोटोप्लाज्म नहीं जानते? जैसे एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, तो ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सब बन के ना जो जीव द्रव्य, हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, जिसके अंदर सारे मेटाबॉलिक चीजें होती हैं, वही बनाती है लाइफ को। समझ रहे हो? लाइफ जैसे सबसे पहले लाइफ की शुरुआत कहाँ पे हुई थी पता है? कहाँ पे हुई थी लाइफ की शुरुआत? हाँ जी, ओशियन के अंदर हुई थी। तो ओशियन के अंदर हुई थी, तो वहां पे ऐसे कुछ ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर बने, जिसको हमने क्वेसर वेट या माइक्रोस्फीयर बोला था। क्या सर क्वेसर वेट? आ जाएगा, समझा दूंगा मैं जब इवोल्यूशन थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। इवोल्यूशन वैसे बॉटनी में है नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। तो इतना बस समझो कि अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ पे हुई, तो ओशियन के अंदर हुई थी। फिर वहाँ पे कुछ सेल लाइक स्ट्रक्चर बने, फिर हेटेरो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया बने, साइनो बैक्टीरिया बने, फिर वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन निकाले, वही ऑक्सीजन आज हम सांस लेते हैं ना। तो यही चीज़ है, लाइफ क्या है भैया? लाइफ एक तरह का
भैया लाइफ को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी वही है जो हम जीते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। मतलब आल रिस्पेक्ट आप द योर ग्रोथ। आप जैसे अगर आपके बारे में बताएं, आप एक स्टूडेंट हो, आप अभी बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या आप एक तैयारी कर रहे हो, तो यही जो आप सोच लो ना पीछे का, पास्ट, पास्ट इज योर लाइफ, और आज का भी आपका लाइफ है, जो आप जिएंगे वो भी आपका लाइफ है। ऐसे थोड़ा स्पिरिचुअल वे में बता दे तो, लेकिन प्रोटोप्लास्ट समझना। अब देखो यहाँ पे एक हमने क्वेश्चन दिया हुआ है लाइफ को समझने के लिए प्लांट के बारे में, हाउ अ सीड बिकम ए गैन ट्री। तो एक सीड होता है, सिंपल सा सीड। सीड के अंदर क्या होता है आपको पता है? एक एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ द लाइफ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं ना। एम्ब्रियो के बारे में तो सुना होगा ना। जैसे इंसानों के अंदर क्या होता है? जाइगोट होता है ना, ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तो जाइगोट बनता है, फिर उसमें क्लीवेज होता है, तो फिर क्या बनता है? फीटस बनता है, फीटस से फिर मारुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ऐसे करके होता है ना, समझते हो ना। तो सीड के अंदर एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ द लाइफ दैट इज द एम्ब्रियो। अब देखो सीड के अंदर एक होता है हार्ड सीड कोट, जो उसको बचा के रखता है कि डेथ एंड डीके ना हो पाए इनका। फिर अब इस सीड को चाहिए कुछ ऐसे फिजिकल कंडीशन, फिजिकल बायोकेमिकल कंडीशन चाहिए ताकि वो सीड जर्मिनेट कर सके। तो इसको फिजिकल कंडीशन प्रोवाइड करके इसका सोविंग किया जाता है। आप कहोगे सर ये सोविंग क्या है? सोना, रजाई तान के? अरे नहीं, सोविंग पहले हम करते हैं प्लाऊ, मतलब खेत की जुताई या गुड़ाई करते हैं। देखो यहाँ पे सीड का सोविंग है, मतलब सीड की बुआई करना। जब इसको जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो इसमें क्या होता है? फिर जैसे बहुत सारे हार्मोन, जिब्रेलिन, ये सब एक्टिव होते हैं। और सबसे पहले वाटर का ऐसे एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। फिर वहाँ से क्या होता है? जर्मिनेशन होता है सीड का। तो देखो सीड जर्मिनेशन के लिए ना बहुत सारे फैक्टर जरूरी होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें तो वाटर, सॉइल का वाटर कंडीशन सही है कि नहीं। अब देखो लाइट, लाइट है ना, तो लाइट, जैसे लाइट भी जरूरी होता है। जैसे सीड जर्मिनेट कर गया तो लाइट फॉर द फ्लावरिंग। अगर सही से लाइट का कंडीशन हम नहीं देंगे तो वो सीड जर्मिनेट तो हो जाएगा, लेकिन अगला जनरेशन नहीं ला पाएगा। आप कहोगे क्या सर अगला जनरेशन काहे नहीं लाएगा? अरे भाई लाइट नहीं मिलेगा ना, तो सीड तो जनरेट कर जाएगा, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं लगेगा, सीड नहीं लगेगा, तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे हो? तो लाइट, उसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। बहुत बड़ा टर्म नहीं बोल रहा हूँ। द अमाउंट ऑफ लाइट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लावरिंग इन प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। मतलब प्रकाश की वह मात्रा जो जरूरी है एक प्लांट के लिए कि वो फ्लावरिंग कर सके, उसके अंदर फ्लावर लग सके, फिर उसमें सीड लगेगा, तो वो फोटो पीरियडिज्म कहते हैं। दिक्कत मतलब हम पढ़ाएंगे आपको प्लांट फिजियोलॉजी में फोटो पीरियडिज्म के बारे में। हाँ, इसी के आधार पे शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल बीएससी में पढ़े हो ना, ठीक है। तो वो फोटो पीरियडिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो टेम्परेचर है। अब देखो ना, टेम्परेचर सीड को जर्मिनेट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे ना, वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा। जैसे आपके घर पे जैसे वो होता है ना, जैसे अभी देखो सीजन आ रहा है किसका? पैडी का, जिसको हम धान बोलते हैं। पैडी सबसे पहले खेत में लगाने से पहले पैडी हो गया, करेला हो गया, बहुत सारे सीड होते हैं जो डायरेक्ट अगर आप खेत में लगा देते हो, जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा ना। तो उसको पानी में भिगो के रखते हैं कुछ समय के लिए, ताकि उसको हम थोड़ा सा कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकें। मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब होता है उसको हम वर्नेलाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन का मतलब होता है कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड, मतलब ऐसे करके भैया वर्नेलाइजेशन करा देना, ताकि उसका सही से क्या हो सके। क्या होता है वर्नेलाइजेशन का भी मतलब? जैसे प्लांटोआ को जरूरी था लाइट उसको फ्लावरिंग कराने के लिए, तो ऐसे ही वर्नेलाइजेशन, अगर आप वर्नेलाइजेशन नहीं कराओगे तो वो फ्लावरिंग होगा ही नहीं। अब कहोगे सर आप जर्मिनेशन बता रहे थे, फिर आप वर्नेलाइजेशन बता दिए। तो भैया देखो ना, जर्मिनेशन के लिए क्या है, एक चीज़ देखो मैं बता देता हूँ, स्टार्टिफिकेशन होता है, स्टार्टिफिकेशन। और दूसरा क्या है? दूसरा टर्म अभी हम क्या बात कर रहे थे? वर्नेलाइजेशन, है कि नहीं? वर्नेलाइजेशन बात कर रहे थे। तो देखो दोनों ना मतलब है कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड। दोनों का मतलब क्या है? कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड ही है। लेकिन बात ध्यान में रखना, एग्जाम में आएगा, स्टार्टिफिकेशन इज द कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड फॉर द जर्मिनेशन। हम सीड को कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि वो क्या कर सके? जर्मिनेशन कर सके। और वर्नेलाइजेशन दे रहे हैं कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड को ताकि वो फ्लावरिंग कर सके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही बात? दोनों का मतलब है कोल्ड ट्रीटमेंट ही, लेकिन
स्टार्टिफिकेशन है कोल्ड ट्रीटमेंट ताकि सीड अर्ली जर्मिनेशन हो जाए, उसका अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए, और वर्नेलाइजेशन है ताकि उसमें फ्लावरिंग हो जाए। गॉट इट। अब देखो ये हम बात करेंगे डिटेल में, मैं बस आपको थोड़ा थोड़ा आपके अंदर ना ट्राई कर रहा हूँ कि क्यूरोसिटी आपके अंदर जाग जाए कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या समझने वाले हैं, ताकि जो हमारी ये प्रिपरेशन जर्नी है, सीखने और सिखाने की ये जो जर्नी है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाए, और आप सब भी पढ़ के थोड़ा सा बॉटनी आप थोड़ा सा अपने सर की अप्रिसिएशन कर सके कि हाँ सर ने पढ़ाया। तो थोड़ा भी मैं चाहता हूँ ना आपको इत्तू सा समझ में आ जाए, इत्तू सा, फिर भी मेरा पढ़ाना सफल रहेगा आपको। समझ रहे हो बात। अब देखो टेम्परेचर के बारे में बात कर लिए। अभी देखो ना ये दो टर्म को लेके एक और भारी भरकम टर्म आपको लगता है क्या, राइटिंग सही नहीं है सर, बोल रहा हूँ ना। अरे यार एक्चुअली में मैं अभी घर से बाहर हूँ, मेरा सारा सिस्टम घर पे है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कोई टेबल वोबल नहीं है मेरे पास रखने के लिए पैड, इसलिए ऐसा है। देखो दूसरा टर्म है स्कैरिफिकेशन। अब कहोगे सर ये स्कैरिफिकेशन क्या है, आप सीड को डरा देते हैं क्या? स्केरी, स्केरी मतलब होता है डरना, तो आप सीड को डराते हैं क्या? नहीं नहीं, सीड को डराते नहीं। देखो हमने बताया सीड के ऊपर क्या होता है, एक सीड कोट होता है। तो कुछ ना सीड ऐसे होते हैं बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। वो कहते हैं कि ना 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 हम तो जर्मिनेट ही ना करेंगे, क्योंकि हमारे पास है हार्ड सीड कोट। समझ रहे हो। तो वही होता है वो जो ऑर्थोडॉक्स टाइप के दुष्ट टाइप के सीड होते हैं ना, तो उसको चक्कू उक्कू लेके कोई भी मैकेनिकल मीन से उसके ऊपर का सीड कोट रिमूव कर देते हैं, रगड़ के खत्म कर दिया ताकि उनका जर्मिनेशन सही हो सके, तो उसको स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। क्या कर रहे हो सर? स्टार्टिफिकेशन तो हम इकोलॉजी में पढ़े हैं। हाँ जी बिल्कुल। स्टार्टिफिकेशन जो होता है, देखो प्लांट फिजियोलॉजी में भी स्टार्टिफिकेशन है, एक कम्युनिटी इकोलॉजी में भी स्टार्टिफिकेशन है। दोनों का मतलब समझना चाहते हो? अरे बड़े तेज हो, आगे आगे चलना है। अरे ठीक है बता देता हूँ। देखो जो इकोलॉजी में स्ट्रैटिफिकेशन है, इकोलॉजी की स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट कम्युनिटी। जैसे सिंपल मैं अगर बताऊं तो जैसे देखो ये नीचे देखो ग्रास हो गया इकोसिस्टम में, फिर इसके ऊपर ऐसे बड़े बड़े झाड़ियां हो गए, फिर ऊपर उससे बड़े पेड़, उससे बड़े पेड़, तो ऐसे वर्टिकल लेयर में डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का देखा जाता है हाइट के आधार पे। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी केस में होता है स्टार्टिफिकेशन इज अ कोल्ड ट्रीटमेंट ऑफ सीड फॉर द अर्ली जर्मिनेशन। बात समझ में आ रही है? अब देखो चौथा नंबर पे हमने जीन्स के बारे में बताया हुआ है। तो देखो आपको पता ही है ना जीन्स क्या होते हैं। जीन्स जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र। अरे जैसे मेल के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र होता है पता है ना, फीमेल के अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र क्रोमोसोम। तो एक आता है पप्पा से मेल से, एक आता है फीमेल से। तो ऐसे करके फिर उसके ऊपर गुणसूत्र के ऊपर जीन होते हैं जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, जैसे आपके आंखों का कलर, बालों का कलर, तो जीन के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, जीन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट के अंदर भी जीन होते हैं जो प्लांट में फ्लावरिंग को, जो आपने प्लांट के बारे में सुना होगा। जैसे आपके बॉडी में कौन कौन से आर्गन है, क्या क्या है आपके बॉडी में? किडनी, सबसे पहले किडनी पे ही बात गई, दिल। अरे यार बाहर से क्या क्या दिखता है ये बताओ। हाँ देखो नाक, कान, आंख, है ना। तो प्लांट, ऐसे प्लांट को बाहर से देखने में क्या दिखता है? क्या मुंडी दिखता है प्लांट का? अरे भाई प्लांट में जैसे फ्लावर होता है ना, फ्लावर हो गया, तो हम जैसे फ्लावर के बारे में बात करेंगे कि फ्लावर फॉर्मेशन के लिए जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। नहीं सुने हो क्या? कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये फोर फोर होल होते हैं, फोर रिंग होते हैं। तो इनको बनाने के लिए कुछ जीन की जरूरत होती है, जैसे एबीसी मॉडल ऑफ द फ्लावरिंग डेवलपमेंट। हाँ बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आते तो पढ़ाएंगे। हाँ प्लांट को देखोगे तो रूट रहेगा, स्टेम रहेगा, हम सारा पढ़ेंगे प्लांट मार्फोलॉजी में। अब चलो हमने भारी भरकम बात कर रहे हैं, देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ, काफी भारी भरकम बात कर रहे हैं, तो आगे चलो। अब देखो हम बहुत ही बेसिक बात करें तो आप अपने आसपास घर के बाहर निकलते तो आप ना जैसे मोस्टली किस तरह के पेड़ देखते हो, ट्री किस तरीके के देखते हो? तो मोस्टली अगर बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम ट्री की ही बात करें तो मोस्टली करके तीन तरह के ट्री होते हैं। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस आप ध्यान में रखो। डेली क्विसेंट ट्री होता है। डेली क्विसेंट का मतलब होता है जैसे महुआ, आम, नीम, बरगद, जिसके शाखाएं, जिनकी ब्रांचें चारों तरफ फैली हुई हों, वो होता है डेली क्विसेंट टाइप का ट्री।
और देखो कॉर्डेक्स दूसरा ट्री है। कॉर्डेक्स का मतलब है जहाँ पे अनब्रांच स्टेम रहे और क्राउन ऑफ द लीव रहे एपेक्स पे, मतलब एपेक्स पे ऐसे पत्तियां रहें। इस करेंट में क्या रहे, जैसे इधर ये मैनर में, जैसे एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहे, मतलब नीचे ऐसे, नीचे से ब्रॉड रहे, ऊपर से ऐसे जाके पतला हो जाए। तो ये जैसे पाइनस पाइनस साइकस में होता है, पाइनस में मोस्टली बात करें तो ये पाम है और ये नीम आम हुआ है। तो आप ना प्लांट को देखोगे ना तो देख के, जैसे ये होता है ना, जैसे इंसानों को देखते हो तो कहते हो अरे यार कितना गोरा है, उसका बाल कितना अच्छा है कि नहीं, आंखें कितनी प्यारी हैं, कपड़े कितने अच्छे पहन रखे हैं। तो ऐसे ही आप इंसानों से हट के प्लांट के बारे में जाओगे तो कहोगे यार देखो कितनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, है कि नहीं। तो आप जानते हैं, जैसे बड़ी बड़ी पत्तियों के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट लीफ किसका है पता है? लार्जेस्ट लीफ, हाँ, विक्टोरिया रीजिया या विक्टोरिया वेनेजिनिका, विक्टोरिया विक्टोरिया रीजिया, ठीक है कि नहीं। और आप जानते हैं लार्जेस्ट ग्रास कौन है? लार्जेस्ट ग्रास कौन है? क्या कर रहे हो? साइनोडान, दूब ग्रास? नहीं भाई, बम्बू जानते हो कि नहीं? बम्बू, बम्बू इज द लार्जेस्ट ग्रास। हाँ भाई, बम्बू ग्रास ही है, ग्रास ही है, ग्रास ही है। ठीक है, तो ये है। अब देखो चलो आगे आए, तो आप बॉटनी के बारे में क्या समझते हो? जैसे बहुत लोग इधर उधर करते हैं कि सर बॉटनी पढ़ के क्या स्कोप है, हम लाइफ में क्या कर सकते हैं। देखो मैं मानता हूँ कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करने का मेन मकसद क्या होता है? पैसे अर्न करना, या यूँ कहें तो आपके टर्म में, लोगों के टर्म में सक्सेसफुल बनना। ठीक है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे लोग कहते हैं कि एक बार हम सक्सेसफुल हो गए, एक बार हम एमएससी एंट्रेंस निकाल लिए, एक बार हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो हमारा जीवन एकदम धन हो जाएगा, हम चिलैक्स वाइफ के साथ ज़िंदगी जिएंगे, जो कि बहुत बड़ा मिथ है भाई। आपके पास जॉब लग जाता है तो आपकी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तब आपको करनी होती है शादी, तब आपको लेना होता है बंगला, तब लेना होता है कार, फिर बच्चों की पढ़ाई। तो आप जो जीवन जी रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा सत्य है, इसी को एंजॉय कीजिए। हाँ, ये फोटो देख के स्पिरिचुअल बातें निकल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ना, जैसे बॉटनी के बारे में ही होता है ना, देखो पढ़ना और इसमें कुछ करना अलग अलग बातें होती हैं। एक मिनट, एक बच्चा आ गया। हाँ जी, यही दिक्कत है ना, दूसरे की मतलब रिश्तेदारी में आए हुए हैं तो क्लास यहाँ पे कोई बच्चे परेशान करें, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ, तो मैं कह रहा था देखो, जैसे यही कह रहा हूँ, जैसे अगर आप बॉटनी में पढ़ रहे हो ना तो आप चीज़ों को सीखो। डिग्री हो गया ये सब आपको काम नहीं देगा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आपका जो स्किल है, जो आपका नॉलेज है, ये आपको बहुत काम देगा अगर आप समझ जाते हो चीज़ों को कि हाँ कैसे क्या रन करता है। ठीक है, आप बस चीज़ों को समझो कि हाँ प्लांट कैसे हैं, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट हमारे लिए ज़रूरी क्या है, रेस्पायरेशन क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्या है, समझो चीज़ों को। ठीक है, ये मत देखो, बोरियत लेके मत पढ़ो कि हमको पास करना है एग्जाम इसलिए हम एक बार ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिए, ठीक है, प्लांट हार्मोन को एक बार पढ़ लिए। बोरियत लेके पढ़ोगे परेशान रहोगे, चीज़ों को समझ के पढ़ोगे बढ़िया से, अपने जीवन का हिस्सा बना लो भाई। आपको क्या लगता है, आप बीएससी किए, एमएससी किए, या आप पीएचडी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो ये आपके पूरे, जब तक आप जिंदा रहोगे ये आपके साथ रहने वाला है। तो इसको अपना दोस्त बनाओ, इससे पीछे मत भागो कि यार एग्जाम है, सेमेस्टर है, हमको पढ़ना है। हाँ भाई, नॉलेज दूंगा, ज्ञान दूंगा, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रहे क्लास में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी के बारे में आप क्या समझते हो? हाउ ऑल इकोसिस्टम रन्स। देखो बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, हम सारा प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल, अगर आपसे पूछे कि हम बॉटनी में क्यों पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, तो बॉटनी में पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ऑल एस्पेक्ट अबाउट द प्लांट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि एक सीड से शुरू होके एक सीड को जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, एक सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, कौन कौन से हार्मोन, कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं, कौन कौन से जीन वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं सीड जर्मिनेशन में, फिर प्लांट वो जर्मिनेट करके वो कैसे एक बड़ा प्लांट बनता है, उनके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनका रूट कैसे काम करता है, उसके स्टेम आखिरकार मॉडिफाई हो रहे हैं तो क्यों मॉडिफाई हो रहे हैं, उनकी पत्तियों का अरेंजमेंट,
फाइलोटैक्सी कैसी है, उनमें फ्रूट, उनमें लीफ, उनमें स्टिप्यूल, सारा हम देखते हैं ऑल अबाउट प्लांट। अगर आपसे कोई पूछे हमें बॉटनी पढ़ के क्या फ़ायदा है, तो बॉटनी पढ़ के देखो ना, सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम एग्ज़ाम पास करेंगे। लेकिन बॉटनी पढ़ के फ़ायदा ये है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मशरूम कल्टीवेशन हो गया, एलोवेरा कल्टीवेशन हो गया, जो भी आप देखो सारा, कोई वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आज हम टिश्यू कल्चर से लेके माइक्रो प्रोपेगेशन से लेके जो भी दवाएं हैं, जो भी मेडिसिन है, फाइबर यील्डिंग प्लांट, आप जो कपड़े पर पहन रहे हो काटन, सारा चीज़ प्लांट से आ रहा है। तो अगर हमें प्लांट इतना दे रहे हैं तो हमें प्लांट के बारे में जानना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप कहीं गए, जैसे लोग कहते हैं ना कि कैसे करें, केसर जानते हो केसर? अरे केसर के बारे में नहीं जानते हो क्या? हाँ हाँ, क्रोकस सैटिवस। तो अब देखो केसर इतना महंगा है, मैं कभी कभी ऐसा सोचा करता हूँ, केसर का छोड़ दो, तो मैं कभी कभी ऐसा सोचा करता था कि यार इलायची देखो इतना महंगा मिलता है, क्या करें अगर हम इलायची या अदरक की ही खेती करने लगे। तो इतना करके देखो, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे स्कोप हैं। आपको क्या लगता है बॉटनी पढ़ लिए तो बस हम टीचर बन सकते हैं, बस हम किसी कंपनी में जा सकते हैं? आप खुद का भी कुछ कर सकते हो। आप बहुत नए नए ब्रांच है, हार्टिकल्चर, ठीक है, ओलेरी कल्चर। अभी जैसे देखो यही चीज़ है ना, बहुत लोग हैं फूल ऊल वाला, बहुत बड़ी मतलब तादाद में बढ़िया से हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर सेंटर खोल के बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं भाई। तो और सारी बातें होती रहेंगी। देखो जो हमारे पीपीटी में ये बताता हूँ, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लिविंग। तो लिविंग के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? यहाँ पे आप सन को देख रहे हैं। बहुत लोग ऐसे बात करते हैं कि क्या आपने भगवान, क्या आपने गॉड को देखा है? बहुत लोग पूजा करते हैं, मैं नहीं कहता कि ऐसा, कोई किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ तो सामने से आपको जो गॉड या जो भगवान दिखते हैं वो दो लोग हैं हमारे। एक है हमारे सूर्यदेव या हम कहें तो सन सीधे, और दूसरा हमारे हैं अर्थ। ठीक है, ये हमारे वो गॉड हैं, वो भगवान है जो हमें दिखते रहते हैं। धरती को हम माता कहते हैं, और सूरज देव। आपको पता है सूर्य ना हो तो क्या होगा? सारी जो हमारी धरती पे एनर्जी है, सारा जो आप एटीपी करते हैं, जो एनर्जी कहते हैं, वो हमारे सूर्य से ही आते हैं। ठीक है, सूरज की रोशनी लेके ये जो प्लांट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से पकड़ के क्लोरोफिल के सहायता से जमीन के अंदर से पानी लेके ये बनाता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि खाना होता है। ठीक है, खाने के फॉर्म में, मतलब वो अपने प्लांट फ्रूट के रूप में स्टोर करता है, और एक वेस्ट मटेरियल निकालता है प्लांट, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन का हम आज यूज करते हैं, उसी ऑक्सीजन पे हम डिपेंडेंट है। प्लांट जो प्रोडक्ट बनाता है उसी पे डिपेंडेंट है, सूरज की रोशनी पे डिपेंडेंट है, ठीक है, पानी पे डिपेंडेंट है। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, इसको हम प्रोटेक्ट करके रखें। आज हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस सेंचुरी में, हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा लोगों को एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा चाहिए। लोगों के घर में दो दो एसी लगना होना चाहिए, कूलर होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब से क्या आपको पता है इम्पैक्ट क्या होता है? एक निकलता है सीएफसी करके, जो हमारे ओजोन होल को डिग्रेडेट कर रहा है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। तो इनको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, इनके बारे में कंसर्न हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट हमारे लिए कैसे जरूरी है, सन कैसे जरूरी है, पता है? समझ गए ना कैसे जरूरी है भैया? इन्हीं पे तो हम डिपेंडेंट हैं। अब देखो एक कहानी बताता हूँ थोड़ा सा। ये कौन हो पता है? मुस्कुराना मत, आप ही हो ऐसे, बचपन में ऐसे थे। अरे भाई नहीं आता कार्टून बनाने भाई, ठीक है। चलो आप नहीं हो, मैं हूं, समझ लिए। मान लो कोई पार्टिकुलर इंसान है, अगर धरती पे आया हुआ है तो उसको कौन सा काम दिया गया है पता है? धरती पे आए हो, बहुत लोग कहते हैं हम तो ये हैं, हम तो बहुत बड़े इंसान हैं भाई, हमारे सामने झुक के रहना पड़ेगा। लेकिन आपको पता है हमारी इतनी बड़ी आकाशगंगा, एक कहते हैं ना धूल के कण के बराबर है। तो वही धूल के कण के बराबर हम इंसान, अगर हम धरती पे आए तो हमें हमारे इकोसिस्टम ने, हमारे मदर नेचर ने क्या काम दिया हुआ है पता है? दो ही तो काम है हमारे पास, जो हम इतना परेशान होते हैं। लेकिन बात करें तो पहला काम है देखो, एनर्जी का फ्लो कराना। हम धरती पे आए तो हम क्या कराते हैं? एनर्जी का फ्लो कराते हैं। और दूसरा काम हमारा हमारा है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। यही तो करते करते रहते हैं, हम पैदा होते हैं, हम धरती पे आते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ धरती पे आया, एनर्जी का फ्लो करवाया, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कराया, और धरती से चला गया। वो कहते हैं ना, ना कुछ लेके आया रे भैया, ना कुछ लेके जाएगा, 4 दिन की जिंदगी है, फिर लौट के जाएगा। तो बस यही चीज है।
तो क्या सर हम क्या लिख रहे हो, तैयारी छोड़ दोगे नहीं करोगे? अरे भैया अभी रहना है आपको 100-200 साल धरती पे, तो 100-200 साल रह के आप थोड़ा ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सर्व कर सकें क्या? सर हम क्यों सर्व करें, हमारा कोई मदद ही नहीं करता। अरे भाई तो यही इस पढ़ैया इसलिए करो ताकि आप खुद के लिए स्टैंड ले सको, खुद के लिए एबल हो सके, आपके घर पे आपकी परिवार है, भैया दीदी हैं, ठीक है, कम से कम दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए तो काम आ सको, अपने पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आपके लिए इतना किया है उतना तो काम आ सको। तैयारी छोड़ने की क्यों सोच रहे हो? भैया अपने लिए बन जाओ, ठीक है। हाँ हम भी कर रहे हैं, हम भी बन जाएंगे। तो यही चीज है, जल ही जीवन है, ऑक्सीजन है। दो एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये बताओ पहले, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ बोर हो रहे हो क्या? बोर मत हो यार, पहला ही क्लास है। देखो बोर होगे तो मजा नहीं आएगा, बोर तो नहीं होना है ना। सो के देख रहे हो, बैठ तो जाओ, पानी पी लो। तो देखो एक क्वेश्चन है ना, पानी की बात कर रहा था। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन और पानी इन दोनों में से किसके बिना जीवन संभव नहीं है? क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव है। एनारोबिक लाइफ जानते हो, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है, लेकिन पानी के बिना, अगर दोनों में से कहे तो आप बता देंगे कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। चलो अगला चलते हैं। अब देखो यही चीज है, हमारा मेन चीज जो मतलब हमारे सारे धरती को, सारे इकोसिस्टम को रन करा रहा है, फोटोसिंथेसिस। वो आशीष चंचलानी का एक डायलॉग था, सुने थे कि नहीं? फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन वाला। अरे वही, 4 प्लांट गो टू पिकनिक एंड 1 प्लांट खींचिंग द फोटो ऑफ अनदर 3 प्लांट एंड सेंडिंग फोटो इन व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप पे फोटो गया, सीन हुआ, फोटोसिंथेसिस। नहीं सुने थे? क्या कह रहे हो? अरे सर हमें तो फोटोसिंथेसिस का एक्चुअल डिफिनीशन याद नहीं होता, हम ये डायलॉग कैसे याद रखेंगे? अच्छा बड़ा दुख है। तो चलो देखो, देखो प्लांट ना, प्लांट ग्रीन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट ग्रीन होता है मतलब पत्तियां ग्रीन होती है, तो क्यों होती हैं? क्यों होती है ग्रीन? हाँ क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में कौन सा मेटल पाया जाता है? बिल्कुल सही बात है, आप लोग तेज है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैं क्या अभी, आपने नोटिस किया क्या, मैंने कहा कि पत्तियों का कलर ग्रीन क्यों होता है, आपने बता दिया झट से। क्या बता दिया? हाँ क्लोरोफिल। तो ऐसे ही ना एक ना मूल मंत्र याद रखो कि आप ना कोई चीज देखो ना, तो 3-4 चीजें हैं, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब। क्वेश्चन मार्क वाले चीज लाओ, जैसे कि अगर केले का पत्ती देख रहे हो, केला देख रहे हो, तो केला पे एक रेड कलर का ऐसे पत्ती जैसा होता है जो केलों को ढक के रखता है, तो वो क्या है, क्यों बनता है, क्या यूज है? तो वो स्पैथी है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। जैसे आसमान देख रहे हो, तो कभी सोचा है आसमान नीला क्यों होता है? पानी में कोई चक्का मारते हो तो वो गोला गोला क्यों बनाता है? बहुत सारे साइंटिफिक चीजें हैं ना। जैसे पत्तियां ही हैं, जैसे फ्लावर हैं, तो ऐसे करके आपने कभी देखा होगा, क्या बोलते हैं, जैसे मिर्च देखा है, मिर्च के ऊपर ऐसे उसका जो हुंडी रहता है जहाँ से तोड़ते हैं, वो उनकी कैलिक्स क्यों लगा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? तो आप ना थोड़ा क्यूरियस बन जाइए चीज़ों को लेके, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कोई चीज़ को लेके थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए। क्या, चिंता नहीं, चिंतन मनन। तो देखो यहाँ पे प्लांट हमने कहा ये ग्रीन कलर का है, तो ये प्लांट देखो ग्रीन कलर का है, यहाँ पे है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट लेता है, एचम्यू के द्वारा दर्शाते हैं, सनलाइट देता है, और सनलाइट लेके CO2 लेता है और वाटर लेता है, तो इससे क्या बनाता है? इससे चलाता है एक रिएक्शन जिसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन चल के क्या बनता है पता है? ATP बनता है, और क्या बनता है? NADH2। तो ये रिड्यूसिंग पावर ऑफ द सेल बनता है, फिर ये बन जाता है तो होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होता है तो वहाँ पे बनता है शुगर, और वही होता है खाना, उसी पे हमारा सारा होल इकोसिस्टम रन करता है। तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस, इज ए एनाबोलिक reductive process where CO2 and water taken by the plant with the help of chlorophyll molecule and sunlight, they make the energy on which whole ecosystem dependent। समझ गए इस बात को कि नहीं? डिटेल में पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे।
कोई चिंता नहीं है, हम सारा बताएंगे फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, तो पहले तो लोग कहते थे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के ब्रेकडाउन से आता है, लेकिन एक्चुअल में ऑक्सीजन आता है वाटर के ब्रेकडाउन से। तो सारा बताएंगे। अभी बस मैं आपसे तो आया हूँ बातें करने यार, पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऐसा मत सुनो कि मैं बहुत भारी भरकम लेक्चर दे रहा हूँ, बहुत भारी भरकम चीज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखो, हम तैयारी में अपने आगे कैसे बढ़ेंगे, मतलब अभी फाउंडेशन क्लास खत्म होगा तो हम कैसे चीज़ें करेंगे आपको पता है, आगे कैसे पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे कितने क्यूट क्यूट फोटोज हैं यहाँ पे। हमारे मित्र कौन होने वाले हैं प्रिपरेशन में, हम किन के बारे में जानने वाले हैं। तो लोगों को जिनसे डर लगता है उन्हीं से इंट्रोड्यूस कराता हूँ पहले, है कि नहीं। ये नहीं समझता डर काहे लगता है आपको। अच्छा नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। जर्नी कैसा रहेगा भाई हमारा प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी एल्गी से। तो एल्गी में कोई भी जानते हो ऐसा कोई रूट सूट स्टेम ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये थैलाइड प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं मोस्टली, और फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, सारा देखेंगे कैसे कौन कौन से एल्गी के ग्रुप है। फिर आगे हम एल्गी कंप्लीट कर देंगे तो हम आएंगे फंजाई के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा मित्र फंजाई। क्या दुश्मन भी है, हाँ भाई, मित्र भी है तो कुछ कुछ दुश्मन भी है। तो फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, उनके पास कोई भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता है, वो एब्जॉर्प्टिव टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फंजाई देख जानते हो क्या करते हैं, फंजाई पहले अपना ना सलाइवा किसी भी खाने के ऊपर ऐसे गिरा देते हैं, फिर खाना होता है डाइजेस्ट, फिर एनर्जी ऐसा चूस लेते हैं उसका। तो ये होता है फंजाई। फंजाई के अंदर हम देखेंगे पेनिसिलिन, हम देखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में, हम एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके दिमाग, अगर मैं कहूँ जैसे पूरी धरती से अगर फंजाई ही गायब कर दो क्या होगा। क्या कह रहा हूं, अगर पूरी धरती से फंजाई गायब कर दो, बैक्टीरिया गायब कर दो तो क्या हो जाएगा, बताओ, सोचो कभी। अच्छा एक बात अच्छे बताओ हमको यार, आप सब तैयारी कर रहे हो पढ़ रहे हो, तो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, अगर धरती से इंसानों को गायब कर दिया जाए, सारे इंसानों को, क्या हो जाएगा। सही कर रहे हो, धरती एकदम हरी भरी हो जाएगी, बढ़िया से हो जाएगी ना। लेकिन अगर हम कहें धरती से सारे प्लांट को गायब कर दिया जाए तो तब तो सभी लोग चले जाएंगे। तो भैया हमारे ऊपर प्लांट नहीं डिपेंडेंट है, हम उनके ऊपर हैं। तो तीसरा चीज सोचो, धरती से सारा हमने फंजाई और बैक्टीरिया गायब कर दिया तो ये बताओ, क्वेश्चन बताना। फिर चलो हम ब्रायोफाइटा के ऊपर आएंगे। ब्रायोफाइटा देखेंगे कि हाँ ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, इसके स्पोरोफाइट कैसे गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। हम पढ़ेंगे रिसिया के बारे में, मार्केंसिया के बारे में, एंथोसिरास फोगोनेटम फ्यूनेरिया के बारे में। क्या नहीं सुने हो, अरे पढ़ेंगे, मैं तो अभी बता रहा हूँ। फिर आएंगे हम देखो टेरिडोफाइटा के ऊपर में, हम देखेंगे कि टेरिडोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जिसका लीफ डुअल फंक्शन करती है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी करती है। अब कैसे करती है ये तो हम आगे देखेंगे ना, है कि नहीं। इसको हम स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। अब इसको स्नेक क्यों बोलते हैं, ये सारा चीज फिर हम टेरिडोफाइटा में देखेंगे। वेस्कुलर बंडल कैसे बने, आखिरकार अलग अलग टाइप के वेस्कुलर बंडल कैसे हैं। फिर हम जिम्नोस्पर्म में आएंगे, देखेंगे यार इसमें ओवरी नहीं है लेकिन सीड बन रहा है, सीड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो अनप्रोटेक्टेड सीड है। यहाँ पे हम देखेंगे कौन क्या होता है, साइकस के बारे में, पाइनस के बारे में, जिंगो इफेड्रा के बारे में, और मंकी पजल हम देखेंगे। पहले जो बचपन में एक हम विद्या माई ऐसे कहते थे ना, ये देखो मोर पंखी है, इसको हम कॉपी में रख लेंगे तो हमें बहुत नॉलेज आएंगे। ठीक है, तो बाद में अभी बड़े हो गए तो अब समझ में आया भैया वो जिम्नोस्पर्म है, लेकिन अच्छा लगता है देखने में। फिर देखो हमारा मोस्ट फैसिनेटिंग प्लांट ग्रुप, दैट इज द एंजियोस्पर्म। हम एंजियोस्पर्म के ऊपर आएंगे, हम देखेंगे कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल, हम देखेंगे इन्फ्लोरेसेंस, हम देखेंगे कि हम मूली खाते हैं तो मूली आखिरकार क्या है, वो स्टेम है कि वो रूट है, हम ऐसे करेंगे। फिर हम लहसुन प्याज खाते हैं, लहसुन प्याज आखिरकार सॉइल के अंदर क्यों होते हैं, जमीकंद, शकरकंद, राइजोम, ठीक है, अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन, ढेर सारी चीज पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि यार ये पॉलिनेशन क्या होता है, कभी कभी हम सोचेंगे पढ़ेंगे कि यार ये जो मधुमक्खी है, अगर इन मधुमक्खियों को हमें सैलरी देना होता है तो हमें क्या होता है, समझते हो आप। अच्छा, सोचते हो ना कि हम काम कर रहे हैं तो हमें सैलरी मिलना चाहिए। आप कभी सोचो कि आपको अगर नेचर का सैलरी देना होता, अगर आपके जो घर के सामने जो पेड़ लगा है या आपके बालकनी में जो आपने गार्डन बना के रखा है, एक एक प्लांट को आप सैलरी देना होता तो कितना देते, पता है सूरज की सैलरी कितना होता।
क्या बाकी बाकी बातें कर रहा हूँ? अरे बाकी बाकी सोचो यार, वो लोग हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, सूरज हमें सनलाइट दे रहा है, विटामिन डी दे रहा है। मैं तो बस एज्यूम करना सीरियस नहीं हूँ भाई, एज्यूम करने के लिए बहुत देना होता। गूगल कर लेना, पता नहीं कितना मिलियन ट्रिलियन पैसा ले जाता सूरज हमसे। चलो आगे चलते हैं। देखो, बहुत हम ना, जैसे मुझे लगता है जब हम से ये बायोलॉजी पढ़ते हैं मोस्टली करके, तो बहुत सारे टीचर होते हैं यहाँ हमारे किताब उताब में। सबसे पहले सेल बायोलॉजी दिया होता है। हम समझते हैं कि सेल आखिरकार क्या होता है। तो सेल का डिफिनेशन तो सबको ही पता होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ऐसे कहते हैं ना सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। फिर हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया का सेल शेप के आधार पर उसको क्लासिफाई करते हैं। अलग अलग सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की थी, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो हम सारा देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो देखो, सेल बायोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप देखोगे कि अलग अलग ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, उनका रोल क्या है, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से, सारी चीज़ें। फिर हम देखो माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। तो मुझे लगता है ना, अभी जैसे अगर आप जैसे एमएससी एमएससी करना चाहो, तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो मुझे ना लगता है माइक्रोबायोलॉजी विल बी गुड फॉर यू। अगर आप बॉटनी में कर रहे हो तो देखो, लोग हमसे पूछते रहते हैं कि सर किस में एमएससी करें, बॉटनी में करें, जूलॉजी में करें, या इन्वायरमेंटल में करें, या किस में करें। तो अगर आपको आसानी से चीज़ें करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट जेआरएफ करना है, तो या तो आप बॉटनी से करो, या लाइफ साइंस से, या जूलॉजी से करो। सबसे बढ़िया रहेगा बॉटनी या जूलॉजी। लेकिन आपको लगता है कि आपको रिसर्च में जाना है, तो मुझे लगता है माइक्रोबायोलॉजी विल बी गुड फॉर यू। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको पता ही है कोरोना वायरस के बारे में कितनी सारी चीज़ें हुई, पैंडेमिक आया, सब कुछ हुई। लेकिन अभी एक और पैंडेमिक आ रहा है, वो है आपका फ्लू वायरस का। ठीक है, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, कंसर्न उठा रहे हैं कि भैया फिर से आने वाला है पैंडेमिक। जो बर्ड फ्लू है, H5N1 वेरिएंट, वो तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यही चीज़ है। देखो, अब माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सिंपल बातें करें तो माइक्रोबायोलॉजी में हम देखेंगे बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का सेल वाल कैसे बना होता है, उसका शेप कैसा है। फिर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर वायरस के बारे में पढ़ेंगे, लैटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, वायरस के अलग अलग टाइप, टीएमबी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है भाई, समझ गए कि नहीं? फिर चलो आगे चलते हैं। फिर देखो, बायोकेमिस्ट्री की जर्नी, मतलब आज जैसे किसी भी प्लांट का या एनिमल का बॉडी है, अलग अलग बायो मालिक्यूल से मिलके बना होता है। तो आखिरकार ये बायो मालिक्यूल क्या होते हैं? हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, अमीनो एसिड के बारे में, लिपिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, पॉलीसेकेराइड। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री इज द एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम के टाइप, एंजाइम का वर्किंग मैकेनिज्म, एंजाइम का इनहिबिशन। समझ गए? ये सारे हम पढ़ेंगे। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये चूहा दिख रहा है, ये सोच क्या रहा है पता है? इसके दिमाग में अभी ना, जैसे इसके दिमाग में आ रहा है, ये कौन है पता है? ग्रिफिथ इसके दिमाग में आ रहे हैं कि यही ग्रिफिथ थे, हमारे पूर्वजों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको ऐसे जहर का सुई लगा के मुआ दिए थे, मार डाले थे, एस थर्ड वाला स्टेन लगा के। बड़े हरामी थे ये ग्रिफिथ जी, 1928 में हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किए थे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भैया डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, डीएनए के रिप्लिकेशन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, जीन रेगुलेशन के बारे में। तो सारा पढ़ेंगे। देखो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये पहला लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्टरी वाला, जहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आपको मैं कहूँगा, देखो ना, सिंपल कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये तो फ्री लेक्चर है। कोर्स तो हमारा स्टार्ट हो रहा है, कोर्स में ज़रूर इनरोल करें अगर आप तैयारी कर रहे हो। इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं एकदम बेस्ट पढ़ाऊंगा, बहुत सारे टीचर हैं अच्छे पढ़ाएंगे। लेकिन बॉटनी द बर्निंग डिजायर पे सबसे बढ़िया ये चीज़ रहेगा ना, कि आपको मिलेगा 1 to 1 कनेक्शन। हम आपको हमेशा पढ़ाएंगे, आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा है तो ऐसा कह रहा हूँ।
ठीक है। और लोग सिलेक्ट भी हुए, रैंक 1 से लेके 10 के अंदर, 1 से 10 के अंदर 3-4 बच्चे हैं हमारे ही बैच से, और काफ़ी लोग सिलेक्ट हुए हैं। अभी एसएसबी उड़ीसा का भी हुआ था, काफ़ी लोग हुए हैं, तो लोग पसंद भी करते हैं। और अगर आप जैसे यूट्यूब पे ये लेक्चर जा रहा है, तो आपको पहला ये लेक्चर कैसा लगा ये भी बताना। और क्या चीज़ है, अगर जो पुराने बच्चे अगर देख रहे हैं, तो उनको, जो हमारे पिछले बैच के बच्चे हैं, तो आप लोग बताना कि जो हम पिछले बैच में चीज़ें पढ़ाए हुए हैं वो आपको कितना अच्छा लगा, आप बॉटनी को आप किस नज़रिए से देखते हैं। अपना व्यू इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना ज़रूर से ज़रूर, और लाइक करो। लगभग लेक्चर आएंगे 8-10 जो भी होंगे, और कमेंट सेक्शन में बता देना फाउंडेशन क्लास में अगला लेक्चर कौन सा हम करें, आप किस बारे में पढ़ना चाहते हो, हम पढ़ा देंगे आपको। बेसिक, बहुत एडवांस नहीं, बेसिक बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़ा अच्छा लगा मुझे भी आप सबको पढ़ा के।